आदाद शुमार पेश करूंगा सुन के, जिसको देख कर रिसर्च करके जब मुझे पता चला तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अफसोस आया है कि मैं बता नहीं सकता। हमारे किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। आपको पता है कि कीमतों को कम होने की वजह से खास तौर पे गंदम वगैरह की पिछले साल आप 37% कम हुई कीमतें, इसलिए कि प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। आपको अंदाजा है कि पिछले साल हमारे किसानों की आमदनी जो है क्रॉप से खास तौर पे 2000 अरब कम हुई, 2000 अरब कम हुई। इस हद तक नुकसान हुआ है हमारे किसानों को, उस बात का बेपनाह अफसोस है हमें। और इसके नतीजे में आने वाले फसलें जो हैं उसमें बहुत मुश्किलात आएंगी, इसलिए कि उनके पास पैसे की कमी हो चुकी। हमारी कीमतें बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसीज एंड लॉसेस इन द पावर सेक्टर नुमाया तौर पर ज़्यादा हैं। इसके नतीजे में ओवरऑल प्राइस लेवल पे भी असर पड़ता है। तकरीबन 20 से 25% है इम्पैक्ट बिजली की कीमतों का। तो उस लिहाज से अगर आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल प्राइस लेवल पाकिस्तान का तकरीबन 15 से 20% ज्यादा है ओवरऑल दूसरे मुल्कों से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। मोहतरम हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज साहब वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो पाकिस्तानी मईशत है ये क्या कर रही है? अभी मैं एक खबर देख रहा था कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 महीनों में मजीद 2.5-3 लाख पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़ चुके हैं। देखिए, ये एक बहुत परेशान पहलू है। मैं आगाज करूं तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करूंगा और फिर अब आपको जवाब दूंगा। देखिए, पाकिस्तान में हमने जो रिसर्च किया है उससे एक बहुत ही परेशान कुन बात साबित हुई है। उसमें यह है कि एक तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि हमारे पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस ने वाज़ेह किया है कि बेरोजगारी का पैमाना 22% है, जो तारीख का सबसे ऊंचा लेवल है जी। दूसरी तरफ जो बात है वो ये है कि हमारे मुल्क में जो नौजवान जिनकी उम्र 15 से 24 साल की है उनमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन ना तो लेबर फोर्स में हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आइडल यूथ। पाकिस्तान में आइडल यूथ का लेवल जो है वो 18 मिलियन तक पहुंच चुका है। ये एक बहुत ही बड़ा लेवल है, यानी कि इस मुल्क में आप सोचिए कि 1,80,00,000 नौजवान कुछ नहीं कर रहे। इसके नतीजे में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सोचा है कि पाकिस्तान में तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ना तो हम तालीम हासिल कर रहे हैं ना हम काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि बाहर जाके किसी तरह से कुछ ना तो कुछ हासिल कर लें। तो ये जो आपका लेवल है आइडल यूथ का, ये बहुत परेशान कौन। सर, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल इकोनॉमी जनरेट हो रही थी, इंटरनेट के जरिए जो कोई फ्रीलांसिंग कर रहा था, यूट्यूब कर रहा था, बबर किसी भी सोर्स से रेवेन्यू जनरेट कर रहा था डिजिटली, तो जो इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर बंद किया गया, अभी भी इंटरनेट बड़ी मुश्किल से, आपका इंटरव्यू ये हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से भी एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है यूथ को और पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जरिए मुबादला को। यकीनन। देखिए, एक वक्त ऐसा आ चुका था कि पाकिस्तान में हमारे नौजवानों की कोशिशों की वजह से खास तौर पर हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट का जो इनकम था वो तकरीबन $3 अरब से भी ज्यादा हो चुका था। इसके बरक्स आप सोचिए कि एक हमारे साथ वाला मुल्क जिससे हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है इस वक्त, वहां $300 अरब का एक्सपोर्ट है आईटी का। तो पाकिस्तान में बेपनाह गुंजाइश है और इसकी वजह यह है कि मैं भी पाकिस्तान में पढ़ाया हूं और मैं जब यूनाइटेड नेशंस का अंडर सेक्रेटरी जनरल रहा न्यूयॉर्क में
تو پورا ایشیا میرے انڈر تھا، تو مجھے ہندوستان سے بھی واقفیت ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں اور ہمارے نوجوان، قابلیت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے بچوں میں انٹرپرائزنگ ایبلٹی بھی ہے، ماحول چاہیے، انکریجمنٹ چاہیے، انسینٹو چاہیے، اور ٹریننگ چاہیے آئی ٹی میں. ہمارے پاکستان میں آئی ٹی انسٹیٹیوٹس قائم بہت کم ہوئے ہیں، ان کو فوراً سے فوراً قائم کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے بڑے شہروں میں بے شمار ہمارے نوجوان اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور میرا تو اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ 5 سال میں ہم اس کو 5 گنا کر سکتے ہیں، کم از کم $15 ارب اگر ماحول مناسب دیں. اب تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انپٹ پہ ٹیکس لگا دو، 1.5% ٹیکس لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو. بھائی یہ سب نہ کریں، اس وقت ایک نئے سلسلہ ہے، اس کو آگے بڑھنے دیں، اور نوجوان جن میں انیشیٹو ہے ان کو آپ سپورٹ کریں، ان کو کریڈٹ اگر چاہیے تو وہ دیں، آگے بڑھائیں آگے بڑھائیں. اور انشاءاللہ ہمارے بچوں میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ پاکستان کو بہت تیزی سے آگے لے جائیں. سر عمران خان نے کے دور میں اس کے اوپر بڑا کام ہوا آئی ٹی کے اوپر، اور جو آئی ٹی ریونیو جو ہم جنریٹ کرتے تھے $3 بلین تک شاید خان کے دور میں کرتے تھے. اور ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کے دور میں ایسے کورسز آن لائن شروع کروائی گئی تھی، اور مفت کورسز تھے جو کہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ بہت سارے تھے. جی ہاں، یہ بہت مناسب سٹیپس تھے، اور ان کو ہمیں سسٹین اور ان کو آگے لے جانا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوشش کریں اور انسینٹیوز دیں، اور اس کے نتیجے میں تو ساری زندگی پاکستان میں پڑھایا ہے. میں کراچی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی رہا ہوں، سب سے بڑی یونیورسٹی کا. تو مجھے تو پورا پتہ ہے ہمارے بچوں میں کتنی صلاحیت ہے. صرف ٹریننگ چاہیے، ماحول مناسب دیں، اور ہمارے بچے جو ہیں اور ہمارے نوجوان چل پڑیں گے اور آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. حفیظ بادشاہ صاحب، اب سر آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ جو چینی کا رولا ہے پاکستان کے اندر، سر یہ پھر خبر آ رہی ہے کہ $350 ملین کی چینی دوبارہ سے امپورٹ کی جائے گی. یہ چینی سر بیچتے کیوں ہیں ہم باہر، ہم ایکسپورٹ کیوں کرتے ہیں جب ہم نے دوبارہ سے منگوانی ہوتی ہے؟ یہ چینی مافیا سر کرتا کیا ہے سر؟ آپ نے ایک بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے جو کہ حقیقت سے زیادہ دور نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں پریویلیجڈ سیکٹر ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو کیا وجہ ہے کہ ہمیں کپاس کو چھوڑ کر ہم شوگر کین کی طرف چلے گئے ہیں جی بہت حد تک کلٹیویشن میں. یہ سراسر نامناسب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بیک بون جو ہے وہ کپاس اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں. یہ شوگر کا جو آپ نے ایک نظام رکھا جس میں آپ نے بے پناہ اچھی قیمتیں ان کو دی ہیں، تو یہ سراسر نامناسب تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ پروڈکشن میں اتنا اضافہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود ایکسپورٹ کرنے کی آپ نے پرمیشن دے دی، اور اب پھر سے آپ کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اس طرح کی چیزیں پچھلے 2-3 سال میں دوسرے چیزوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ منسٹری آف کامرس وغیرہ ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے اور مناسب پالیسی ہونی چاہیے. اب آپ یہ سوچئے کہ چینی کی قیمت تقریباً $200 سے زیادہ فی کلو ہو چکی ہے. یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ قیمت تک پہنچ جائے. اس بات پہ ہمیں بہت افسوس ہے. سر کیا یہ بات درست ہے کہ $1 1 کلو کے اوپر جو منافع کماتا ہے یہ جو شوگر لابی ہے، یہ از اکول ٹو 1 ارب روپے تک کا پروفٹ انہیں پہنچ، یعنی 1 کلو پر اگر $1 اضافہ ہوتا ہے تو یہ 1 ارب کا جو پروفٹ ہے یہ شوگر مافیا جنریٹ کرتا ہے. از اٹ ٹرو؟ It is close to that. بالکل قریب ہے. It depends of course on the level of production, but average basis پر یہ correct estimation. تو یہ ابھی جو 180 سے لے کر $200 پر بک رہی ہے، اس میں کتنا پروفٹ پر کلو جنریٹ کیا جا رہا ہے سر؟ اس میں یہی ایڈیشنل ہے، پروفٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں 15 سے 20 ارب کے ایڈیشنل ریونیو ہو سکتی ہے.
मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ज्यादा पैसा कौन बना रहा है, क्या फैक्ट्री वर्कर बना रहे हैं बल्कि में जो लोग हैं, या आपके जो रिटेलर्स वगैरह हैं जो वो बना रहे हैं। तो इसमें ये जो हिस्सा है डिफरेंट स्टेजेस इन द वैल्यू चेन वो क्लियर नहीं है। सर मोहम्मद मालिक साहब की ये खबर है, वो कह रहे हैं कि मैं 200% इस खबर की तस्दीक कर सकता हूं कि शुगर जो लॉबी है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया और उन्हें कहा कि हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें, अगर ये इजाजत नहीं देते तो आप वजारत उज़्मा छोड़ दें। क्या ये जो शुगर लॉबिंग है या जो शुगर कंट्रोल करने वाले लोग हैं, ये इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हिला सकते हैं? इस पर मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, बिकॉज मैं खास तौर पे लोगों को पर्सनली नहीं जानता हूं। बट ये कहना जरूरी है कि शुगर इंडस्ट्री और शुगर के जो शुगर केन प्रोडक्शन को पाकिस्तान ने पिछले 30-40 साल से इसको काफी प्रायोरिटी दिया है, जबकि हम सब ये कहते रहे हैं कि कपास की अहमियत ज्यादा है, उसको आप ज्यादा अहमियत दें और शुगर केन को कम अहमियत दें, मगर ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान का किसान हफीज पाशा साहब कहां पर स्टैंड कर रहा है अभी? मैं आपको एक आदाद शुमार पेश करूंगा सुन के, जिसको देख कर रिसर्च करके जब मुझे पता चला, तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अफसोस है कि मैं बता नहीं सकता। हमारे किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। आपको पता है कि कीमतों को कम होने की वजह से, खास तौर पे गंदम वगैरह की, पिछले साल आप 30% कम हुई कीमतें, इसलिए कि प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। आपको अंदाजा है कि पिछले साल हमारे किसानों की आमदनी जो है क्रॉप से, खास तौर पे 2000 अरब कम हुई है। 2000 अरब कम हुई है। इस हद तक नुकसान हुआ है हमारे किसानों को। उस बात का बेपनाह अफसोस है हमें, और इसके नतीजे में आने वाले फसलें जो हैं उसमें बहुत मुश्किलात आएंगी, इसलिए कि उनके पास पैसे की कमी हो चुकी। हफीज पाशा साहब, पाकिस्तान और इस खिते के साथ अगर कंपैरिजन हम करें, पाकिस्तान के अंदर कीमतें कितने परसेंट ज्यादा हैं इस खिते के बाकी ममालिक को अगर लें? क्योंकि हमें तो सर पता नहीं है ना, हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई है, पूरी दुनिया में या इस पूरे खिते में महंगाई है। प्राइसेस कितने परसेंट ऊपर हैं इस पूरे खिते के मुकाबले में? देखिए, इसका एक अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अगर आपका रुपए की कदर जो है वो मुनासिब तरीके से लिंक हो आपके फाइनेंशियल पोजीशन से, हम्म। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त, हम जरा टेक्निकल जवाब देना पड़ेगा इसलिए कि आपने एक टेक्निकल सवाल किया है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है पाकिस्तान का, वो तकरीबन तकरीबन 100 के करीब है। तो इस वक्त ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं है, और पिछले साल अल्लाह के फजल से अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो काफी कम हो गई थी, 3-3.5%। तो इस वक्त ओवरऑल जो कीमतें हैं पाकिस्तान में, पर 3-4 आइटम ऐसे हैं जिसमें कीमतें बेपनाह ज्यादा हैं। और सबसे नुमाया जो इसमें एग्जाम्पल है वो बिजली की कीमत है। पाकिस्तान में बिजली की एवरेज कीमत जो है वो तकरीबन 20 सेंट है, और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये 9 से 10 सेंट है। इससे हमारी इंडस्ट्री जो है, सनती शोबे की कंपेटिटिवनेस बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां वाज़ेह तौर पर हमारी कीमतें, बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसीज एंड लॉसेस इन द पावर सेक्टर, नुमाया तौर पर ज्यादा हैं। इसके नतीजे में ओवरऑल प्राइस लेवल पे भी असर पड़ता है। तकरीबन 20 से 25% है इम्पैक्ट बिजली की कीमतों का। तो उस लिहाज से अगर आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल प्राइस लेवल पाकिस्तान का तकरीबन तकरीबन 15 से 20% ज्यादा है ओवरऑल दूसरे मुल्कों से, यानी दूसरे मुल्कों से 15%? सिर्फ बिजली की वजह से। सिर्फ बिजली की वजह से 15 से 20% हम एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं?
बिजली, गैस वगैरह इस तरह की चीजों की वजह से। देखिए ना, बिजली पे हम 2 गुना कीमत दे रहे हैं और बिजली का इनपुट में कंपोनेंट जो है 15 से 20% है। ठीक, हफीज पाशा साहब, अब हम देख तो रहे हैं कि नतीजा ये है कि या तो कीमतें वो आगे हमारे। जी जी प्लीज आप कंप्लीट कर लें सर, माफ कीजिएगा, इंटरनेट इतना खराब है कि यहाँ जी से जी, जब तक जाता जाता आवाज जाती जाती दूसरा वो हो जाता है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, इसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा बहुत हुआ है और वो अल्टीमेटली जाके कीमतों में रिफ्लेक्ट होता है। तो उस लिहाज से बिजली की कीमत तकरीबन 2 गुना है वर्ल्ड एवरेज से और हमारे करीब वाले मुल्कों से। तो इससे नतीजे में कीमतों में इजाफा ज़रूर है और ये अफसोसनाक बात है। सर क्या डॉलर की जो रुपया जो डीवैल्यू हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, ये मजीद होगा? क्या डॉलर 300 टच करेगा? देखिए, बात यह है कि इस वक्त अल्लाह के फजल से हमारे रिजर्व्स में कुछ बेहतरी आई है। बीच में आपको याद होगा, 1 2 3 हफ्ते पहले ये $9.5 अरब तक गिर चुके थे। फिर काफी बड़े इनफ्लोज आए, कमर्शियल बैंकों ने लोन दिया और अब $14.5 अरब के रेंज में हैं। ये एक रिलेटिवली पॉजिटिव लेवल है और इसके नतीजे में मगर हो ये रहा है कि स्टेट बैंक मार्केट से खरीदता है डॉलर, जो रेमिटेंसेस का पैसा है, जो अदरवाइज हुंडी में जाता। इसको लेने के लिए थोड़ा सा उन्हें इंसेंटिव देना पड़ता है। इसलिए आप मार्केट, ओपन मार्केट में 200 से तकरीबन 287 के लगभग तक रुपया पहुंच चुका है विथ रिस्पेक्ट टू ए डॉलर। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर रिजर्व्स में फिर से कुछ कमी आना शुरू हुई और प्रोक्योरमेंट में डिफिकल्टी हुई स्टेट बैंक को, तो कुछ इजाफा हो सकता है। मगर पिछले साल माशाल्लाह हमारा रुपया काफी मुस्तहकम रहा और सिर्फ 2 से 3 रुपए ज्यादा से ज्यादा कमी उसमें आई। अब इस साल शुरू होने के बाद ही लग रहा है कि कुछ तेजी से गिरावट आ रही है। सर ये पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, 4 मेन प्रोविंसेस, इनमें अगर कंपैरिजन ड्रॉ करें तो फाइनेंशियली कौन सा सूबा फाइनेंसिस को या अवाम को रिलीफ देने में फाइनेंशियली कामयाब हुआ या कुछ ना कुछ परसेंट रिलीफ दे रहा है? देखिए, इस वक्त जो फाइनेंशियल पोजीशन के लिहाज से अगर आप देखें तो चारों प्रोविंसेस में जो सबसे बड़ा सरप्लस जनरेट कर रहा है प्रोविंस आने वाले इस साल के दौरान 2025-26 में लार्जेस्ट सरप्लस जो है, जो जनरेट किया जा रहा है, वो माशाल्लाह पंजाब का प्रोविंस है। तकरीबन 950 अरब का सरप्लस जनरेट करेगा। आपको सुन के हैरत होगी कि सिंध का प्रोविंस जो है वो डेफिसिट में जा रहा है। पहली दफा तारीख में ऐसा होगा। अच्छा। उन्होंने अपने खर्चे बहुत बढ़ा लिए हैं और बाकी 2 छोटे सूबे जो हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वो 50 से 100 अरब के सरप्लस जनरेट करने के लिए कोशिशें करेंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिहाज से, सरप्लस के जनरेशन के लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोविंस इस वक्त पंजाब है।